हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे हिस्ट्री का। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की वीडियो पहले ही बन चुकी है, ठीक है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर 3 है, ठीक है। अपडेटेड सिलेबस है। बुक 1 में बुक 1 जो है हमारी, ठीक है, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का चैप्टर 3 है। लास्ट ईयर इस चैप्टर का नाम कुछ और हुआ करता था, जो कि बदलकर इस साल कुछ और कर दिया, ठीक है। तो इस साल जो नाम है इस चैप्टर का वो है सोशल हिस्ट्रीज यूजिंग द महाभारता, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो चलो, तो सबसे पहला जो है ना इसमें टॉपिक है कि महाभारत के बारे में आता है, ठीक है। तो महाभारत के ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं, या तो क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है, या फिर महाभारत अ डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है। तो क्रिटिकल एडिशन में तो मतलब आप लिखोगे कि कुछ लोगों ने मिलके पूरे इंडिया में मतलब घूमे, ठीक है, और उन्होंने पूरे इंडिया में जितने भी महाभारत के बारे में स्टोरीज थी, ठीक है, सबको कंपेयर किया, पढ़ा, खुद पढ़ा, ठीक है, पंडितों ने, और उसको सबको कंपाइल करके एक महाभारत बनाई, जिसे क्रिटिकल एडिशन कहते हैं, ठीक है। और डायनेमिक का मतलब होगा कि जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ ना, वैसे वैसे महाभारत की जो कुछ स्टोरीज थी वो चेंज हुई, कुछ नए पार्ट्स जुड़े और कुछ पार्ट्स निकले, कुछ पार्ट्स जुड़े, ठीक है। और टाइम चाहे जितना भी हो गया, लेकिन महाभारत आज भी वैसे का वैसा ही एक तरीके का हमारे लिए वो है, ठीक है। अभी हम देख लेंगे अभी। तो सबसे पहला है क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है। तो 1919 में ये एक तरीके का वो प्रोजेक्ट था, ठीक है। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था 1919 में अंडर द लीडरशिप ऑफ वी.एस. सुथांकर, ठीक है। अ टीम कंप्राइजिंग ऑफ डजन्स ऑफ स्कॉलर, ठीक है। इसके अंदर कौन थे? एक दर्जन से ज्यादा स्कॉलर्स, ठीक है, मतलब पंडित या फिर स्कॉलर कह सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद इट मेंट कलेक्टिंग संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑफ द टेक्स्ट रिटन इन अ वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, ठीक है। इन्होंने क्या किया? कलेक्ट करना चालू कर दिया संस्कृत मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, जितने भी टेक्स्ट रिटन थे, ठीक है, इन अ वैरायटी ऑफ स्क्रिप्ट, जो भी चीज़ लिखा हुआ था ना महाभारत के ऊपर, या फिर जो भी कहानियाँ थी, ठीक है, पूरे देश में उन सब वो सब के सब जितनी भी स्टोरीज थी उन सबको कलेक्ट करना चालू कर दिया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने द टीम वर्क आउट मेथड ऑफ कंपेयरिंग वर्स फ्रॉम ईच मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? जितने भी वर्सेस थे ना, ठीक है, उन सबको एक दूसरे से कंपेयर किया मैन्यूस्क्रिप्ट्स के, ठीक है। उसके बाद अल्टीमेट जो चीज़ें कॉमन आई सब में, ठीक है, जो हर चीज़, जो स्टोरीज कॉमन थी, जो वर्सेस कॉमन थे, अल्टीमेटली दे सिलेक्टेड द वर्सेस दैट आर अपेयर टू मोस्ट कॉमन या अपेयर्ड कॉमन टू मोस्ट वर्जन्स, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन थे उनको उठाया और पब्लिश कर दिया, ठीक है, सेवरल वॉल्यूम्स। इसके मेरे ख्याल से मुझे अभी मैं इसके ना 4 वॉल्यूम्स निकले थे, ठीक है। ये 4 वॉल्यूम्स निकले थे 13,000 पेजों पे, ठीक है, 13,000 पेजेस, और 47 ईयर्स के अंदर ये प्रोजेक्ट या फिर ये टास्क कंप्लीट हुआ, ठीक है। इसी को कहते हैं क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें इस चैप्टर से 1 नंबर के क्वेश्चंस भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो एक तो है पैट्रिलिनी और मैट्रिलिनी, ठीक है। तो पैट्रिलिनी में फादर और मैट्रिलिनी में मदर, ठीक है। पैट्रिलिनी मीन्स ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब आप वो इसमें जो है ना वो मेन जो मेंबर होता है, ठीक है, हेड ऑफ द हाउस, वो होते हैं फादर, ठीक है। और सन कुड क्लेम द रिसोर्सेज ऑफ देयर फादर व्हेन शी लेटर डाइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो भी जब फादर मर जाते हैं तो उनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उस पर किसका हक होता है? सन का। और वहीं अगर हम मैट्रिलिनी की बात करें तो वो इसका वाइस वर्सा होता है, मतलब उल्टा, ठीक है। मैट्रिलिनी इज द टर्म यूज्ड व्हेन डिसेंट इज ट्रेस थ्रू देयर मदर, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं वो सारे उनके बेटियों को जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रूल्स ऑफ मैरिज, ठीक है। तो उस टाइम पे ना 8 टाइप्स की मैरिज होती थी, ठीक है।
तो जो ब्राह्मण थे उस टाइम के, ठीक है, जो ब्राह्मण से, तो उन्होंने ना 4 टाइप के मैरिज को लीगल किया था और 4 को इलीगल, ठीक है। मतलब 4 तरीके के ऐसे शादी थे जो बिल्कुल भी मान्य नहीं थे, ठीक है, ठीक है, जिनकी वैलिडिटी नहीं थी समाज में। और 4 तरीके के ऐसे मैरिज थे जो कि मान्य थे, जो कर सकते थे, हरा जो कर सकते थे, ठीक है। तो एंडोगैमी, ठीक है, एंड पहला था एंडोगैमी, ठीक है। इसका मतलब रेफर्स टू मैरिज विद इन अ यूनिट, ठीक है, मतलब अपने उसके अंदर, ठीक है, जाति के अंदर, ठीक है, हाँ, जाति के अंदर शादी को कहते हैं एंडोगैमी, ठीक है। उसके बाद एक्सोगैमी का मतलब, ठीक है, जाति के बाहर शादी करना, ठीक है, अपनी जाति के बाहर शादी करना, एक्सोगैमी हो गया। पॉलीगैमी हो गया, ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ मैन हैविंग सेवरल वाइफ, ठीक है, जब एक आदमी अनेक बीवियां रखता है उसे कहते हैं पॉलीगैनी। और पॉलीएंड्री मतलब प्रैक्टिस ऑफ वुमेन हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, जैसे कि महाभारत में आपने देखा होगा, ठीक है, द्रौपदी के 5 पांडव हस्बैंड थे, ठीक है। तो ये हो गए रूल्स ऑफ मैरिज। और इसमें आप जब ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो इसमें आपको पहले लिखना पड़ेगा कि टोटल टाइप्स कितने होते हैं मैरिज के, ठीक है, उसका कितने लीगल है कितने इलीगल है, और ये लीगल इलीगल की जो वो है ना, ये किसने तय करी है, ठीक है, और लीगल कौन कौन सी है ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। रूल्स ऑफ मैरिज हो गया। अब है धर्मसूत्रास या फिर धर्मशास्त्रास, ठीक है, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक तरीके के सिनोनियम्स कह सकते हैं, ठीक है। तो ब्राह्मणों ने ना कुछ नियम, कुछ चीज़ें, ठीक है, एक तरीके से बता दी थी कि ये पूरा जो समाज है, ठीक है, वो कैसे चलता है, ठीक है, कैसे हर इंसान काम करता है, ठीक है। तो वो जो नियम और वो जिस किताब में लिखे गए थे उसे कहते थे धर्मशास्त्रास, ठीक है। ब्राह्मण्स laid down codes of social behavior in great deals, ठीक है, they were supposed to be followed by brahmans in particular and rest of the society in general, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम 50 BCE these norms were compiled in Sanskrit text, ओके। अब आगे चलते हैं मनुस्मृति में, ठीक है। तो मनुस्मृति एक तरीके की किताब थी, ठीक है, ग्रेटेस्ट स्क्रिप्चर फ्रॉम ऑल स्क्रिप्चर्स। इट वॉज कंपाइल्ड बिटवीन 200 BCE टू 200 CE। ये कब, ये याद रखना कि ये कंपाइल कब हुआ था, ठीक है, 200 BCE से 200 CE, ठीक है। जो सबसे पहली चीज़, जो सबसे पहली बुक अगर हम बात करें, ठीक है, जो कंपाइल हुई थी वो थी ऋग्वेद, ठीक है। उसके बाद मेरे ख्याल से मनुस्मृति है, ठीक है। उसके बाद इसमें जैसे कि मैंने कहा कि 1 नंबर के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इसमें से, ठीक है। तो स्त्री धन है, ठीक है। अब स्त्री धन का मतलब क्या होता है कि जब शादी होती है ना, तो शादी में जो लड़की को सामान मिलता है, ठीक है, वो स्त्री धन कहा जाता है, ठीक है। इसको आप डाउरी जो अभी कहते हैं, ठीक है, वैसे समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन बुक में ये लिख रखा है कि मीन्स वुमेन्स वेल्थ, ठीक है। इसमें आपको यही लिखना पड़ेगा कि शादी के वक्त जो भी सामान होता है, ठीक है, वो कहते हैं उसको स्त्री धन कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है गोत्र, ठीक है। अगर आप एक हिंदू हो, ठीक है, तो आपको अपना गोत्र पता ही होना चाहिए, ठीक है। अपनी जो नींव है ना, वो हम हिंदुओं की वो हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। आपको अपना गोत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो पता तो होना ही चाहिए। तो अभी हम देखते हैं क्या है इसमें लिख रखा। तो द ब्राह्मण्स क्लासिफाइड द पीपल इनटू गोत्र इन अबाउट 1000 BCE, ठीक है। 1000 BCE में ब्राह्मणों ने क्या किया, लोगों को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ गोत्र, ठीक है। उसके बाद ईच गोत्र नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीड, ठीक है। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम गोत्र वर कंसिडर्ड एज डिसेंडेंट, ठीक है। अब जैसे कि गोत्र जो था ना, वो कहाँ से आ रहा था, हमारे ऐसा माना जाता था कि हम जो है ना पहले ऋषि मुनि, जैसे कि सब कहते हैं कि जो अभी हम सब है, ठीक है, हम सब किन के बच्चे हैं, ठीक है, वो है ऋषि मुनियों के, ठीक है। तो जो एक सेम गोत्र के 2 लोग हैं ना, ठीक है, तो वो दोनों एक ही फैमिली के हैं, ठीक है, क्योंकि उन दोनों के जो पूर्वज है ना, वो ऋषि मुनि जो भी है, ठीक है, वो एक ही हैं। तो इस वजह से वो दोनों भाई बहन या फिर भाई बहन हुए, ठीक है। तो ये होता है गोत्र में, ठीक है। इसके 2 रूल्स होते हैं, ठीक है, रूल्स ऑफ गोत्रा। पहला तो ये होता है कि शादी के बाद लड़की को अपना गोत्र, ठीक है, अपने पापा का गोत्र छोड़ के
जिससे शादी होती है उसका गोत्र अपनाना पड़ता है, ठीक है। और दूसरा होता है, जैसे कि अपने पढ़ा कि हमारे जिन लोगों का गोत्र एक होता है वो भाई बहन होते हैं, तो कभी भी ना एक गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया। तो आफ्टर मैरिज एवरी वुमेन गेव अप द गोत्र ऑफ हर फादर एंड अडॉप्टेड द गोत्र ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद मेंबर्स ऑफ सेम गोत्र कुड नॉट मैरी, ठीक है। शादी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो एक तरीके से भाई बहन हो गए, क्योंकि वो दोनों बहुत पहले एक ही, क्योंकि उनके पूर्वज जो है ना वो एक ही है, ठीक है। इस वजह से वो भाई बहन हो गए, ठीक है। उसके बाद मैट्रोनिमिक्स, इसका मतलब होता है कि जब आप, इसको हम ऐसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप अपने सरनेम या फिर जो आपके नाम का टाइटल हो, ठीक है, नाम में लोग सब टाइटल लगाते हैं, ठीक है, आपको पता ही होगा, या फिर सरनेम हम कह सकते हैं, ठीक है। जब आप अपने सरनेम में अपनी मम्मी का नाम लगाओ, ना कि पापा का, ठीक है। अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ अ मदर और फीमेल एंसेस्टर, ठीक है। ये आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा होगा, ठीक है। ये कुछ जो राजा थे, ठीक है, वो अपनी माता के नाम से जाने जाते थे, ठीक है, जो चीन में, जो चाइना से इंस्पायर हुए थे, और यहाँ पे ऐसा होने लग गया था। ये कुशान्स में ऐसा होता था, ठीक है, कुशान्स के जो रूलर थे। तो अ नेम डिराइव्ड फ्रॉम द मदर, फ्रॉम द नेम ऑफ अ मदर और फीमेल एंसेस्टर, ठीक है। एंसेस्टर का मतलब आपको पता होगा पूर्वज, ठीक है। जब आप अपने माता जी के नाम से वो टाइटल लगाते हो तो उसे कहते हैं मेट्रोनिमिक्स, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो सोसाइटी है, ठीक है, जो हिंदू धर्म है, ठीक है, तो उसमें है एक वो, ठीक है, वर्ण सिस्टम चलता था पहले, ठीक है। और वर्ण सिस्टम और जाति, ठीक है। जाति तो अभी है, लेकिन जहाँ तक देखा जाए तो वर्ण सिस्टम जो है खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन जाति तो, जातिवाद अभी भी है हमारे सोसाइटी में, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है कि द राइट ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन जो था ना वो लोगों का, वो उनके वर्ण वर्ण पे डिसाइड होता था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्ण, ठीक है, वर्णा, कि जिस इंसान का जो वर्ण होगा, ठीक है, वो वही काम करेगा, ठीक है। तो हम देख लेते हैं ब्राह्मण्स, ठीक है। ब्राह्मण्स का काम क्या था? पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, वो यज्ञ हवन ये सब करना, ठीक है, और गिफ्ट देना और लेना। गिफ्ट वो देते कैसे थे? वो राजा को गिफ्ट देते थे और राजा उसके बदले उन्हें गिफ्ट देते थे, ठीक है। स्टडी एंड टीच द वेदास, ठीक है, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस एंड गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म्ड एज वेल एज गिव एंड रिसीव गिफ्ट, ठीक है। सेक्रीफाइसेस का मतलब वही जो यज्ञ होते हैं उनको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्षत्रियास पे चलते हैं, ठीक है। एंगेज इन वॉरफेयर, ये लड़ाई में रहते थे, ठीक है। इनका काम क्या था कि पब्लिक को प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम द प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्टर जस्टिस, ठीक है। उसके बाद क्या था इनका काम? स्टडी द वेदास, गेट सेक्रीफाइसेस परफॉर्म एंड गिव गिफ्ट, ठीक है। ये काम था क्षत्रियों का, ठीक है। उसके बाद वैश्यों का, इनका काम था यज्ञ करवाना, ठीक है। अगर कहीं पे यज्ञ कर रहे हैं ऋषि तो उनकी हेल्प करना, वहां पे उनका काम करना, ठीक है। उसके बाद इनका काम था ऊपर के जो ये दोनों लोग हैं, ठीक है, इनको गिफ्ट देना, ठीक है। अब गिफ्ट का मतलब आप समझ रहे होगे, ठीक है, कि जो भी उनका काम है, जैसे कि एग्रीकल्चर है इनका, ठीक है। अगर ये गेहूं की खेती करते हैं तो जब कटाई हो रही है तो उसका एक हिस्सा एज अ प्लेजेंट उनके पास पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पेस्टोरलिज्म एंड ट्रेड, ठीक है, ये काम था वैश्य का। और इसके बाद जो सबसे नीचे वाली वो है ना, वो वर्ण, उसे कहते हैं शूद्र। इनका काम क्या था कि इन तीनों को सर्व करना, ठीक है, इन तीनों की जो भी जरूरत है उनको पूरा करना शूद्रों का काम था, ठीक है। इसके बाद इन चारों वर्ण में जो लोग नहीं फिट बैठ रहे थे, ठीक है, उनके लिए क्या किया? जाति बना दी गई, ठीक है। तो जाति, न्यू ग्रुप्स विच हार्डली फिट इन द वर्ण सिस्टम, दे क्लासिफाइड देम एज जाति, ठीक है। तो पंडितों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने, कि जो लोग इसमें फिट नहीं बैठ रहे थे, ठीक है, इस वाले सिस्टम में, तो उनको ना जाति के उसमें डाल दिया, उनके लिए जाति बना दी, ठीक है। उसके बाद
ये है हमारे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा कि एक तो ये क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट करो जाति और वर्ण में, या फिर द राइट ऑक्यूपेशन वाला क्वेश्चन आ जाता है, तो पढ़ के जाना, ठीक है। अब जैसे कि मैंने ये बताया, ठीक है, तो अब जैसे कि हमने क्षत्रिय का काम क्या किया, पढ़ा कि उसका काम था प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्ट कौन करता है, राजा। तो ऑब्वियस ही बात है कि राजा कौन बनेगा, वो क्षत्रिय बनेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ केसेस देखे गए जहां पे जो राजा था ना वो क्षत्रिय नहीं था। कुछ लोगों के मानना ये था कि वो क्षत्रिय, कुछ लोगों का मानना ये था कि नहीं वो क्षत्रिय नहीं है। तो इसमें ये पूरा एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है, 8 मार्क्स का, कि नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में बताओ, इलेबोरेट करो, ठीक है। तो लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था, तो ये क्वेश्चन आप समझ लो आराम से, ठीक है। तो जैसे कि हमने पढ़ा कि सबका काम डिवाइड हो रखा था, ठीक है, और कुछ केसेस एक्सेप्शनल हर जगह होते, तो वैसे ही इसमें भी थे। तो मौर्यास वर ब्राह्मण्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है ना, ठीक है, जो मौर्य एम्पायर के फाउंडर थे 321 में, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की वो फाउंड किया था, ठीक है, चाणक्य के साथ। कुछ लोगों का मानना ये है कि वो एक क्षत्रिय नहीं, वो एक ब्राह्मण थे, ठीक है, लेकिन ब्राह्मण थे और उन्होंने अपना राज चलाया और उन्होंने राज किया, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। उसके बाद शाकाज हु कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, ठीक है। शाका के जो शाकाज रूलर के बारे में आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है। वो लोगों का मानना ये भी है कि जो शाकाज के जितने भी राजा थे ना, ठीक है, वो उनमें से कोई भी क्षत्रिय नहीं था, ठीक है, सारे के सारे दूसरे कास्ट जाति दूसरे जाति के थे, ठीक है। तो उसके बाद एक और एग्जाम्पल है इसमें रुद्र दमन का, ठीक है, जो कि सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जब भी ये क्वेश्चन आए तो इसमें 2 एग्जाम्पल जब जरूर देना, एक मौर्य का, ठीक है, और दूसरा रुद्र दमन का, ठीक है। तो रुद्र दमन जो थे ये भी एक बहुत ही बड़े, जैसे कि अभी हमने शाकाज की बात करी, तो शाकाज रूलर थे, ठीक है, शाकाज के, और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी नदी बनाई थी, ठीक है। उस नदी का नाम आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में तो बता ही दूंगा, ठीक है। वन ऑफ द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन इन संस्कृत डिस्क्राइब्स हाउ रुद्र दमन द बेस्ट नोन शाकाज रूलर, ठीक है। ये बहुत ही बड़े रूलर थे, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया रूलर भी थे, लेकिन ये क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है। और ये, या फिर हम चंद्रगुप्त मौर्य को ही देख ले, अगर वो ब्राह्मण थे या ब्राह्मण माने जाता है उन्हें, ठीक है, जब भी उनका जो राज था, ठीक है, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से शासन किया था, ठीक है, रूल किया था। उसके बाद सतवाहना डायनेस्टीज, ठीक है, सतवाहना के जो किंग्स थे, ठीक है, किंग्स ऑफ सतवाहना, ठीक है, वो भी जो थे ना, उनमें भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि नॉन क्षत्रिय थे, ठीक है। इसमें आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ देखा गया। तो सबसे पहले मौर्य एम्पायर में देखा गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, ठीक है, उसके बाद शाका में देखा गया रुद्र दमन के साथ, और तीसरा सतवाहना में देखा गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 8 नंबर का आएगा, और ये 3 पॉइंट को आप जैसे ही लिखना चालू करोगे तो आराम से इसमें आप बता दोगे, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक टेक्स्ट, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है ना, इसको हम एक बस रीडिंग, जैसी आप इसकी एक रीडिंग कर लोगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इट कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शंस ऑफ बैटल, फॉरेस्ट, पैलेसेस एंड सेटलमेंट, ठीक है। ये जो महाभारत है, ठीक है, उसमें डिस्क्रिप्शन किनके, लड़ाइयों के, ठीक है, जंगल, पैलेस, हर चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है, और वो भी विविड डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इट्स ग्रोथ वॉज नॉट हिंडर्ड बाई इट्स लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद इसकी जो ग्रोथ है ना, ठीक है, महाभारत की, कि ये नहीं कि अगर संस्कृत में लिखी गई है तो सिर्फ वही लोग पढ़ सकते, तो संस्कृत तो गिन चुन के लोगों को आती है, ठीक है, तो सिर्फ वही लोग पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे टाइम बदला, ठीक है, वैसे वैसे संस्कृत से दूसरे लैंग्वेज में ये बुक छपने लग गई और हर दूसरे आदमी के पास ये बुक पहुंचने लग गई, ठीक है। उसके बाद ओवर द सेंचुरीज इट हैज़ बीन रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये आपको पता होगा कि पूरे जैसे जैसे सेंचुरीज निकली वैसे वैसे, ठीक है,
ये कई सारी लैंग्वेज में लिखी गई और पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, ये बढ़ चुकी है, आपको पता होगा ये बात, ठीक है। उसका इट डिपिक्ट्स एन ऑनगोइंग डायलॉग बिटवीन द पीपल एंड द कम्युनिटी, ठीक है। ये क्या लगता है कि एक ऑनगोइंग डायलॉग है, मतलब बातचीत हो रही है अभी भी, ठीक है, और किन के बीच में, या कुछ लोगों और समुदाय के बीच में, ठीक है, पीपल एंड द कम्युनिटीज। और ऑन द अदर हैंड लगता है कि ऑथर और हमारे बीच में बात हो रही है। जब आप इसे पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको ऐसा ही लगेगा। उसके बाद एज इट इनकॉर्पोरेटेड मैनी स्टोरीज दैट ओरिजिनेट इन डिफरेंट रीजन, द महाभारता बिकेम एन एपिकल टेक्स्ट, ठीक है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली गई हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट, ठीक है, जो कि दूसरी जगह डिफरेंट रीजन्स की है, बट वो सारी की सारी इसमें आती हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम द मेन स्टोरी ऑफ द एपिक वॉज ऑफन रिटोल्ड इन डिफरेंट वेज, ठीक है, बहुत सारे तरीकों से बताई गई है, ठीक है, और बार बार बताई गई है, ठीक है। उसके बाद मैनी एपिसोड्स ऑफ दिस टेक्स्ट हैड बीन डिपिक्टेड इन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना, जो इसके कई सारे एपिसोड किस में बताए गए हैं, टेक्स्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग, इनके द्वारा, ठीक है, थ्रू देम। उसके बाद दे ऑल्सो प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ थीम्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स लाइक प्ले, डांस एंड नरेटिव्स, ठीक है। उसके बाद इससे हमें किस किस चीज़ों का आइडिया मिलता है, बहुत सारी चीज़ों का, जैसे कि प्ले, ठीक है, डांस, नरेटिव्स, ठीक है। और यहीं पे जो है ना ये क्वेश्चन खत्म होता है। बस आप ये 8 पॉइंट लिख दोगे ना और 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आराम से आपको 8 में से 8 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। और इनके जो मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये 8 में जो मेन चीज़ है उसको आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है, आपके आराम से 8 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब लेट्स एंड दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ don't forget to like, share and subscribe the channel. Thank you.